हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ये जो आपका सैंपल पेपर है आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सैंपल पेपर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम डियर एचसीएफ। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, एलसीएम। देखो एलसीएम आपको दे रखा है 14 टाइम्स मतलब इनटू, और ये एचसीएफ इसके बराबर दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ का सम क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 600। ठीक है, तो देखो एलसीएम एचसीएफ का सम ये दे रखा है और एलसीएम बराबर ये दे रखा है। तो एलसीएम की जगह ये पुट कर दूंगा मैं 14 एचसीएफ। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एचसीएफ इक्वल्स टू 600। तो देखो 15 एचसीएफ इक्वल्स टू क्या आ गया, 600। तो एचसीएफ इक्वल्स टू कितना हो गया, 600 अपॉन 50। ठीक है, तो ये 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, अब देखो हमको एक रिलेशन पता है कि देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होता है आपके पास। अब देखो इसमें ए जो होता है ना, ए देखो इसमें एक नंबर आपको दे रखा है, नंबर इज 280। ठीक है, एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो एल की वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये देखो एच की वैल्यू तो 40 है। ठीक है, एच की वैल्यू 40 है और एल की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आप 14 इंटू ये 40 रख देना। ठीक है, तो 14 में डायरेक्ट 14 इंटू 40 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 14 और यहाँ पे 40 इंटू 40 अपॉन 280। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 4 7 जा। ठीक है, और 7 2 जा। ठीक है, और 42 जा 80। तो बी जो वैल्यू आएगी ना, जो दूसरा नंबर अदर नंबर होगा वो 80 होगा। ठीक है, इसका डी आंसर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2120 इज एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखो 2120, तो देखो ये 2 से चल जाएगा क्योंकि एंड डिजिट 0 अगर या फिर 2 से डिविजिबल। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12। ठीक है, और ये 0। ठीक है, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा और 0। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 2 से चल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा। ठीक है, फिर देखो एंड डिजिट 5 आ रही है, या तो 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा। तो देखो सम करो इसका, 6 और 5 11 और 2 13। नहीं, ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25 और ये 1 5 3 जा 15। ठीक है, ये बचेगा। अब देखो 53 तो प्राइम नंबर होता है, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और 2 की पावर कितनी है, 3 और 1 टाइम 5 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। तो देखो 2, देखो यहाँ पर कौन सा है, देखो ये वाला बी वाला इसका करेक्ट है, 2 की पावर 3 और 5 इंटू 53, ये करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इफ पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपको दे रखी है, देखो इक्वेशन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें ए की वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूँ 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -7 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। ओके, अब देखो देखो जीरोस का सब, जीरो आपको दे रखा है पी प्लस क्यू, ये क्या था माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी देखो -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और ए की वैल्यू 2। ठीक है, और पी क्यू प्रोडक्ट जीरो का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा। ठीक है, बीटा ऐसे जो हम करते हैं, सी अपॉन, ये सी अपॉन है तो सी कितना है 3 और ये ए 2 है। ठीक है, अब देखो हमको p प्लस क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, तो 7/2 लिखूंगा और -3/2 लिखूंगा। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 7 - 3 4, तो 2 2 जा 4, आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका बी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5। देखो इसमें हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब देखो a1 की वैल्यू क्या है इसमें 2। ठीक है, 2 रख देंगे, और a2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है 3। ओके, और इसमें 6 और इसमें c1 5 और इधर 10, ये माइनस माइनस आएगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, यानी कि क्या हो रहा है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ए, देखो बी और सी और डी, देखो ये और पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये मैं पैरेललोग्राम बना लूंगा। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी, ये सी और ये डी। अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ए की वैल्यू 3 1, ये 3,1, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 5,1। ओके, और सी की वैल्यू क्या है a, b। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है 4,3। ओके,
अब देखो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। मतलब ये ऐसे कि देखो इसका जो मिड पॉइंट होगा और इन दोनों वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। तो 4 + 5/2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो अगर मैं BD को डायगोनल लूं और इसका मैं मिड पॉइंट निकालूं तो 5 + 4/2, ठीक है। और कोमा लगा के ये क्या जाएगा y वाला 3 + 1/2, 3 + 1/2 BD के लिए। अगर मैं AC को लेता हूं तो AC के लिए क्या हो जाएगा a + 3/2, a + 3/2 और कोमा ये वाला जो b + 1/2, b + 1/2, ठीक है। अब ये इसको कंपैरिजन कर देंगे, इसको इससे कंपैरिजन कर देंगे तो ये 9/2, देखो 9/2 और ये a + 3/2, 2 से 2 कैंसिल, चाहे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना ना तब काट लेना। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, ठीक है। और b की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, ये 2 हो जाएगा 2 से और ये 2, ठीक है। तो b + 1 और ये 2 2 2 = 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 6,3, ठीक है। 6, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3, तो a इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ट्रायंगल दे रखा है ABC और DEF और ये सिमिलर दे रखा है आपको, ऑलरेडी सिमिलर दे रखा है, ABC है और सिमिलर है ट्रायंगल DEF, इसके सिमिलर है, ठीक है। अब इसमें BC और EF दे रखा है और एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि देखो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ एरिया लिख देंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये क्या होता है, इसके जो साइड का प्रोपोर्शन होता है ना उसको स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि AB/DE का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू BC/EF का होल स्क्वायर, BC/EF का होल स्क्वायर, इस तरह से, और इक्वल्स टू और AC/DF इसका होल स्क्वायर। अभी हमें क्या गिवन है उसके हिसाब से हम इसमें वो सेलेक्ट कर लेंगे चीजें, ठीक है। अब देखो इसमें हमें BC और EF दे रखा है, BC और EF यानी कि इसको ले लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, और इसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ABC का एरिया 54 दे रखा है तो 54 रख देंगे, ठीक है। और ट्रायंगल DEF का पूछा है हमसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यहाँ पे रख लेंगे, DEF यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल है BC कितना दे रखा है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। और EF कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 × 16/9 और ये DEF एरिया वहां पर आ जाएगा, एरिया ऑफ DEF, ठीक है। DEF ट्रायंगल लगा लेना इधर, ठीक है, इस तरह से। तो इसको आप देख लो, आप 9 6 जा 54, ठीक है, और 16 6 जा आप कर देंगे 96, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 96, सी आ जाएगा इसका करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो sec A बराबर दे रखा है, देखो sec A बराबर क्या दे रखा है आपको 15/7, ओके। और A + B आपको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, और वैल्यू दे रखी है cosec B की, ठीक है। तो देखो इस तरह से कुछ मान लेंगे हम इसको, ठीक है। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, और ये A दे रखा है आपको, ये B दे रखा है। अब A और B का सम तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री A और B यहाँ तो हो नहीं सकता, ठीक है, या तो मैं C लिख दूंगा और A B का क्या लिख दूंगा 90, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हमको cosec B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cosec B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो आप जानते हैं PBP और HHP, ठीक है। अब देखो sec A जो होता है ना वो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या होता है, ये तो होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है आपका, ये होता है बेस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि इसमें अगर मैं sec A मानूं तो sec A ये हो जाएगा, ठीक है, sec A ये हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला तो बेस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 15, ठीक है, रख दिया हमने, ठीक है। और फिर बेस इसका ये वाला है तो इसमें 7 रख दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा cosec B, ठीक है, और cosec B क्या होता है आपका, देखो cosec B होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस केस में cosec B में अगर हम करें तो ये वाला तो इसके अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो हम रख देंगे इधर 15 और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा ये वाला 7, ठीक है। तो 15/7 इसका आंसर आ जाएगा, यही का यही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या लगा देंगे 15/7। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ABC दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है B
ए बी 5 सेंटीमीटर, साइन सी बराबर 1/2। देखो आपको ये दे रखा है साइन सी बराबर हाफ, ठीक है। अब ये मैं लिख दूंगा ऐसे साइन सी, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना, ठीक है। तो सी की वैल्यू, साइन को साइन से कंपेयर कर दो, सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 डिग्री, ओके। अब देखो, अब हमसे पूछा है राइट एंगल एबीसी है और बी पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं बना लेता हूं एक बार, ठीक है। तो ये बी पर आपका 90 डिग्री है और इसको ए सी मान लो, ठीक है, इस तरह से। तो आपको देखो ए बी आपको दे रखा है 5, ओके, ए बी आपको दे रखा है 5 और 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, साइन सी ऐसे दे रखा है। तो देखो, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 30 डिग्री, जो हमारी आ गई, ठीक है, इस तरह से। आगे देखो, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ए सी, हमको ए सी निकालना है, ये ए सी कितना होगा, ठीक है। अब देखो ए सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर देखो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, हाइपोटेन्यूज और ये यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर, इन दोनों का हम रिलेशन लगा लेंगे। देखो साइन सी, मैं लिख सकता हूँ साइन सी, इधर से साइन सी बराबर क्या लिख दूंगा, देखो पीबीपी होता है और एचएचबी, ठीक है। अब हम साइन लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर देखो अभी इस एंगल सी से ले रहे हैं ना, तो ये वाला बेस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर 5 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ये हमें निकालना है, एसी में ऐसे रख लूंगा, ठीक है। अब साइन सी यानी कि साइन सी 30 डिग्री रख दूंगा यहाँ पे, 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू होती है, और ये आपका 5 अपॉन एसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10, और यूनिट क्या है इसमें, देखो यूनिट आपको सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 10 सेंटीमीटर आंसर है। तो आंसर क्या लगा देंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी ट्रेपेजियम दे रखा है आपको, देखो इस तरह से, इस तरह से दे रखा है आपको एक ट्रेपेजियम। सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लेंगे हम, ठीक है, ये बन गया हमारे ट्रेपेजियम। अब एबीसीडी है, एडी पैरेलल बीसी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए डी और यहाँ पे लिख लेता हूँ बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड्स है। और आपको क्या दे रखा है, देखो एडी दे रखा है आपको, और यहाँ पे डायगोनल्स बना रखा है, देखो यहाँ पर ये डायगोनल ऐसे बना रखा है और इसको ऐसे बना रखा है, ठीक है, ये डायगोनल दे रखा है। और यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ये ओ दे रखा है, ठीक है। अब एओ और ओसी, देखो यहाँ पर हमको गिवन है एओ और ओसी इक्वल्स टू दे रखा है डीओ अपॉन ओबी, ये दे रखा है, और ये किसके बराबर दे रखा है, हाफ के बराबर, ओके। अब देखो, देखो आपको गौर से देखने की बात है, यहाँ पर आपको देखो एओ और यहाँ पे डीसी, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपको डीओ और यहाँ पे ओबी, यानी कि देखो यहाँ पे ओसी है, देखो है ना, एओ और ओसी, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन और इसका रिलेशन, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ना, मतलब इसका रेशियो हो गया ना, प्रोपोर्शन हो गया ना। तो यहाँ पर मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो मैंने कंसीडर करा इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। तो देखो सपोज करो आप, मैंने ट्रायंगल कंसीडर करा एओडी एंड ट्रायंगल कंसीडर करा आपने सी ओ बी, इन ट्रायंगल को कंसीडर करा दो को, ठीक है। अब देखो एओडी में आपका देखो यहाँ पर देखो एओ दे रखा है अपॉन ओसी दे रखा है, और इक्वल्स टू में डीओ और अपॉन में ओबी, ये आपको साइड का प्रोपोर्शन, इसका इसका और इसका इसका प्रोपोर्शन दे रखा है, ठीक है। और तीसरा ये कर सकते हैं हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं कह सकता हूं एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल ये जो भी आपका बीओसी या सीओबी बोलो, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से हमारे क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गए तो ये मैं लिख सकता हूं, हम लिख देंगे यहाँ पर एओडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओबी, ओके। देखो इस तरह से हमने लिख लिया, और ध्यान रखना इसमें एओडी जिस ऑर्डर में ऐसी सीओबी होगा, ठीक है, जैसे ए ओ आपने लिखा डी, ऐसे यहाँ पे सीओबी लिखोगे। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए यहाँ से शुरू करोगे ए ओ डी, तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा सी ओ बी, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू ओडी अपॉन ओबी इक्वल्स टू एडी अपॉन सीबी, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर थी, 1/2 के बराबर, देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1/2 इक्वल्स टू एडी। अब एडी कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो गिवन होगा ये देखो एडी आपको 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 रख देंगे और यहाँ से बीसी निकाल लेंगे या सीबी, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीसी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे इंटू हो जाएगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो 11th क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल, देखो ऐसे इस तरह से सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में दो ये सेंटर पॉइंट है,
तो इसमें दो रेडियस है, ठीक है, इस तरह से दो रेडियस, इन दोनों रेडियस के बीच में कितना एंगल दे रखा है आपको, देखो इसमें एंगल दे रखा है 140, ठीक है, यहां लिखूंगा मैं 140। ओके, अब ये एक टेंजेंट यहां से बनाई और एक टेंजेंट यहां से बनाई। देखो इसमें क्वेश्चन में लिख रहा है टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमें एंगल बताना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। तो देखो हम जानते हैं कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में तो 90 होता है और ये भी 90 होता है, ठीक है, और ये वाले दोनों बचे, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट एंगल। ये 140 है तो ये 40 होना चाहिए, तभी ये 180 होता है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ द रेडियस 0.7 मीटर रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर इज। देखो इस तरह से आपका ये सर्कुलर व्हील है और इस तरह से डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने 176 मीटर। ओके, अब देखो इसका एक अगर पार्ट हम जाने, इसकी जो ये सरकमफेरेंस होगी ना, ठीक है, वो क्या होगी 2 पाई r के बराबर, ठीक है, और ये n टाइम घूमेगा और वो कितना टोटल डिस्टेंस चलेगा 176। बस ये कॉन्सेप्ट लगा दो, तो 2 इंटू 22/7 और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है, और ये n, ठीक है, और ये 176, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है, तो सोल्व करते हैं हम इसको, 7 से कट गया, 0.1 बचा, 0.2, ये 2.2, 2.2 4.4, ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 176, ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका 0.1 इंटू 22 इंटू 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लग जाएगा, ठीक है, और इसको 22 से कैंसिल कर दो, तो ये कितनी टाइम जाएगा आपका, ये 8 टाइम चल जाएगा, ठीक है, और ये 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 रिवोल्यूशन। डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखो आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, इस तरह से एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर समझना आप, ठीक है, और इसका जो आपका डायमीटर दे रखा है ना, वो डायमीटर कितना दे रखा है आपको, देखो इसमें साफ साफ बोला एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है, और रेडियस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा पूरा, ये डायमीटर आपका हो जाएगा 16, ठीक है, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको देखो इसमें बताना है कि यहाँ पर एरिया क्या होगा स्क्वायर का, ठीक है, तो देखो ये 16 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर मैं x मानूं तो ये x हो जाएगी और ये x हो जाएगी, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम राइट एंगल रूल लगा देंगे। तो देखो क्या होता है राइट एंगल रूल, 16 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन 2, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूँ 2 8 जा 16, ठीक है, ये 8 टाइम। अब इसका रूट कर दे, ये मतलब रूट कर देंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे, 16 इंटू 8, ठीक है। अब इसको मैं x बराबर क्या लिखूंगा, 16 का तो 4 होता है, ये तो बाहर आ गया, ठीक है। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, और 4 का क्या होता है 2, ये भी 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा √2, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 2 जा 8 √2, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका साइड इंटू साइड, और साइड 8 √2 है, तो 8 √2 इंटू 8 √2, ठीक है, 8 8 जा 64 और √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 128, तो आंसर क्या आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद बेस रेडियस, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो रेडियस की वैल्यू दे रखी है 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर हाइट दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो सिलेंडर, ये जो आपको सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के लिए लैटरल सरफेस क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टीएस है, ये होता है आपके पास 2 पाई RH और प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है, और उसका CS कितना होता है, CS होता है 2 पाई RH, मतलब लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो तो मैं लिखूंगा 2 पाई R कॉमन ले लिया, R प्लस H लिखूंगा यहाँ पे, और नीचे 2 पाई R और यहाँ पे H, 2 पाई R से 2 पाई R, तो यहाँ पे क्या बचा R प्लस H अपॉन H, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80 प्लस 20 यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे H की वैल्यू कितनी 20, तो 20 25 100 5:1, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका 5:1 डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो मीन मोड इन इसमें दे रखा है, देखो आपको
देखो मीन दे रखा है मोड और ये 28, देखो मीन क्या दे रखा है आपको, लिख लेते हैं। मीन दे रखा है आपको 28, ठीक है, और आपको मोड दे रखा है 16, ठीक है, और आपको मीडियन बताना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन, ठीक है, और प्लस मोड, ये होता है, ठीक है। अब मीडियन आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे मीडियन, देखो एक बार देख लेते हैं, मीडियन तो निकलवा रहा है, ठीक है, 3, और यहाँ पे मैं मीडियन को x मान लेता हूँ, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इतना लंबा, ठीक है, और 2 मीन की वैल्यू क्या है आपके पास 28, ठीक है, और मोड की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, 3x बराबर क्या हो जाएगा 28 2 56 और ये 16, ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 50 60 60 70 72, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 72/3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 24 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा, देखो 0 10 10 20 और ये नंबर ऑफ स्टैंड। जब भी आपको मीडियन निकालने की बात की हो ना, तो इसमें क्या CF निकाल लेंगे, तो ये CF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसका CF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो 8 लिख दूंगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे फिर 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 22 ये आपका 52, और 52 और 30 कितना हो जाएगा आपका 82, ठीक है, और 52 और 30, ठीक है, और आपका 82 और 18 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब जो लास्ट वैल्यू है ना उसका हाफ कर देंगे, हाफ कितना हो जाएगा 50, 50 से इमीडिएटली हाई वैल्यू देख लेंगे, तो हाई वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 52, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपकी क्या होगी CF की वो जो मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पर आ रहा है 1 2 3, ठीक है, यहाँ 1 2 3 ये वाला, तो 30 to 40 इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगी, ठीक है, ये वाली मीडियन क्लास हो जाएगी 30 to 40, ये आंसर है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर आपको 2 डाइस दे रखा है और थ्रो साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल 8, डबल 8 का मतलब देखो 1 1 दोनों में 1 1 आए, ये 2 2 आए, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने केस हो जाएंगे इसमें 6 केस, और टोटल कितने हैं 6 into 6 36, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 tan थीटा बराबर ये 3, तो यहाँ से मैं tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 sin थीटा, यहाँ से मैं cos कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4 tan थीटा -1, और यहाँ पे 4 tan थीटा +1, मैंने कुछ नहीं करा, cos बाहर निकाला, cos कॉमन लिया है, तो sin अपन cos, cos अपन cos से cos कट जाएगा 1 हो जाएगा, इसी तरह से नीचे करा, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा 4 tan थीटा की वैल्यू 3/4 -1, और यहाँ पे 4 into 3/4 और +1, यहाँ से 4 से 4, यहाँ से 4 से 4, ये 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 4 बचेगा, 2/4 1/2, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/2, यहाँ लिख देंगे अपन 1/2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है ABCD में से कौन सा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमारे से क्या, आपको डिस्टेंस दे रखी है, देखो पॉइंट की 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, देखो ये P पॉइंट है, यहाँ पे 2, 3 दे रखा है, और Q आपको दे रखा है 10, Y, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 10, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है 10, तो इसमें हमें y की वैल्यू बताना है कि y की वैल्यू ये है या नहीं, ठीक है। तो देखो आप इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस, और y - 3 का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर दूं y स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये माइनस का y - 3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ठीक है, यहाँ पर ये आपका देखो यहाँ पे -3 है, ठीक है, यहाँ पे मैं गलती कर दी, यहाँ पे -3 लगा दूंगा, तो ये y + 3 का होल स्क्वायर करेंगे अब इसमें, ठीक है, y स्क्वायर, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और यहाँ पे ये 3 2 जा 6, ये 6y, ठीक है, इस तरह से, और वो किसके बराबर है 10 के बराबर है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे हम 64 + y स्क्वायर + 6y और +9 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर बचा, यहाँ पे 6y, ठीक है, और 64 और ये 9 कर देंगे हम, ठीक है, 64 और 9 कितना होता है आपका, ये 6 और ये 70 और 73, ठीक है, और यहाँ पे 100, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर + 6y, ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100 में से, और ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास 727, ठीक है, इक्वल्स 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल्स y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 और 3, ठीक है, 9y - 3y - 27 इक्वल्स 0, ठीक है। अब देखो इसमें y कॉमन ले लेंगे तो y + 9, और माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे y + 9 इक्वल्स 0, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 3 आ गई और एक y की वैल्यू -9 आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें से 3 और 9 इनमें दोनों में से कोई सी भी आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये आपका असर्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, रीजन देखो, रीजन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। अब देखो हमारे ये 19 वाला क्वेश्चन रह गया था, तो 19 वाला देखो, द नंबर ऑफ 6 की पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो 6 की पावर n दे रखा है और रीजन में दे रखा है 9 की पावर n नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, 9 की पावर n। अब देखो 6 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 into 3 इसकी पावर n लिख दो। 9 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 into 3 इसकी पावर n लिख दो। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि जब 0 आता है ना n डिजिट, वो 0 कब आता है, जब फैक्टर में 2 और 5 दोनों मौजूद हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक मौजूद है तो 0 हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर दोनों मौजूद है ना तब 0 हो जाएगा, और हमारे इन दोनों फैक्टर में ये दोनों नहीं है एक साथ। ठीक है, इसका मतलब 6 की पावर n में कभी भी 0 नहीं आएगा n डिजिट। ठीक है, और ये बोल भी रहा है नेवर एंड विद डिजिट 0, और 9 की पावर n में भी 0 कभी आएगा नहीं। ठीक है, और ये यही बोल रहा है नेवर एंड विद डिजिट 0, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, एकदम करेक्ट है। लेकिन इसमें जो रीजन है असर्शन को क्लेरिफाई नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये इसकी साइड की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस, यानी लिख दूंगा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा 30, और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, या तो प्लस कर लेंगे तो ये कट जाएंगे, 2x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 30 और 40 44 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। ठीक है, और ऐसी y की वैल्यू निकाल लेना, y की जगह पुट कर देना x, यहाँ पे ये देखो x है 22 और y और ये 30, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको ये फिगर दे रखा है और इस फिगर में देखो आपको इस तरह से ये दे रखा है और ABC के टर्म में आपको x निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें दो ट्रायंगल, आप दो ट्रायंगल कंसीडर करो, एक तो ट्रायंगल करो KNP और एक ट्रायंगल कंसीडर करो आप ट्रायंगल KLM। ठीक है, दो ट्रायंगल कंसीडर करा, अगर इनको मैं सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर देता हूं तो मैं इनका जो साइड का प्रोपोर्शन है वो इसमें लगा सकता हूं। ठीक है, तो देखो KNP में, देखो KNP में इसमें भी क्या है, एंगल KR है और इसमें भी एंगल KR है, दोनों में आ रहे हैं ना, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इसमें भी आ रहा है छोटे में और इसमें बड़े में भी आ रहा है, तो ये तो इक्वल हो गया, और इसमें देखो ये 50 डिग्री और इस बड़े वाले में भी 50, दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल, आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंगल KNP और यहाँ पे एंगल KML ऐसे लिख देना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ KNP और इसमें क्या हो जाएगा एंगल KM और ये L, ये दोनों बराबर है, तो एंगल क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूँ इस तरह से, देखो एंगल क्राइटेरिया से मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल KNP, देखो KNP ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल KML। ठीक है, KML के ये सिमिलर हो गया, देखो KNP हमने लिया था KNP और KML ये ले लिया था ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिमिलर प्रूव हो गया KNP और KML। ठीक है, अब इसमें अगर मैं CPST की बात करूं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में लगाते हैं CPCT, इसमें CPST। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ KN अपॉन KM इक्वल्स टू NP अपॉन ML, ठीक है, इक्वल्स टू KP अपॉन KL। ठीक है, अब देखो इसमें KP और KL, देखो KP और KL ये हमारे काम की चीज नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, KN की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे C। ठीक है, KM की जगह लिख देंगे B प्लस C। ठीक है, B प्लस C और NP, ये देखो NP कितना दे रखा है X, और ये आपको दे रखा है ना ये वाला, देखो NP, ये NP हो गया, ये ML दे रखा है A। ठीक है, अब X की वैल्यू क्या आ गई आपके पास AC अपॉन B प्लस C, ये इसका आंसर होगा। X की टर्म, X ABC के टर्म में हमने आंसर लिया है। ठीक है, इस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो XY और MN आपको टेंजेंट्स दे रखी है, देखो इस तरह से मैं सर्कल बनाऊंगा, और सुनो यहाँ पर XY दे रखा है आपको XY, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये देखो XY और MN, ये M और ये N। ठीक है, इस तरह से आपको टेंजेंट्स दे रखी है और डायमीटर के एंड्स पे दे रखी है, देखो ये डायमीटर, ये मैं ऐसे बना दूंगा, ये डायमीटर के एंड्स पे ये टेंजेंट्स दे रखी है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको सर्कल और हमको प्रूव करना है XY MN, ये XY है लाइन और ये MN इसके पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है।
अब आप एक बात जानते हो कि अगर ये सेंटर है और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर मैं इसको r मान लूं, इसको k मान लूं, तो OR परपेंडिकुलर होगा XY के, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा 90, क्योंकि टेंजेंट और ये रेडियस इसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह से OK परपेंडिकुलर होगा, OK परपेंडिकुलर होगा MN के, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख देना इसकी, ठीक है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये 90, देखो ये वाला अगर एंगल में बात करूं और ये वाला एंगल बात करूं और ये वाला एंगल ये वाले इस एंगल के बराबर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। और अल्टरनेट इंटीरियर AI, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA से आप कह सकते हो ये एंगल जब भी बराबर होते हैं ना 90 जब ईच होते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ XY MN के पैरेलल होगा, XY MN के पैरेलल होगा, ठीक है। लाइन एंड एंगल प्रॉपर्टी हमने लगा दी, ये इंटीरियर एंगल है, हम कह देंगे 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इसको। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखो आपको रोप दे रखी, काउ टेटेड इज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 23, हाउ मच एडिशनल ग्रुप डज इट हैव नाउ टू ग्रेज, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये है, यहाँ से काउ आपकी बंधी हुई है, ठीक है। और इस तरह से अगर उसकी रेडियस बढ़ा दी जाए तो इस एरिया में वो जा सकती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है 23 मीटर और ये आपको दे रखी है, ये देखो 16 मीटर, ठीक है। अब आपको बताना है हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेस, ठीक है। ये वाला एरिया बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़े एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया। और स्मॉल वाला क्या है पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। और कैपिटल R कितना है 23 × 23, ठीक है 23। या फिर 23 का देखो मैं इसको शॉर्ट करना 23 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना है 16 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो 22/7 इंटू में देखो इंटू में 23 प्लस 16, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 23 प्लस 16 और यहाँ पे 23 माइनस 16, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। इधर 23 प्लस 16 कर देना और इधर 23 माइनस 16 कर देना, आंसर आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना इसको, ओके। अब देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो और वाला पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो और वाला पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, देखो आपको इस तरह से ये डायग्राम दे रखा है, इसमें देखो इस तरह से, देखो तो इसमें क्या करेंगे आप, देखो सर्कल की रेडियस दे रखी है 3.5, तो देखो ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। देखो इस सर्कल का क्वाड्रेंट है, देखो इस तरह से जा रहा है ये पूरा सर्कल, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, ये आपका 3.5 है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये आपको क्या दे रखा है, देखो आगे क्या दे रखा है ओडी आपको 2 दे रखा है, देखो यहाँ से अंत तक, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकाला क्वाड्रेंट OACB, तो इसका क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालें तो OACB का क्या होगा, सिंपल वही फॉर्मूला θ/360, यहाँ पे 90 रख देंगे क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखो 4 सेक्शन है ना, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये 90 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है 1/4 और पाई r स्क्वायर कर देंगे, पाई और r की वैल्यू क्या है 3.5 का स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे और आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा इसमें रख देना 3.5 × 3.5 और सोल्व कर लेना, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू आई ना, मान लो ये वैल्यू आई, ठीक है आपकी, ठीक है इस तरह से। अब देखो अब हमको शेडेड रीजन का इसका निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दूंगा और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसमें 3.5 और परपेंडिकुलर कितना है 2, ठीक है। ये 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा π/4 और यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर और माइनस क्या कर दूंगा ये 7/2, ये आ जाएगा 3.5 7/2। तो इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व करने पर, ठीक है। ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए दे रखा है, ए और बी आपसे पूछा है, ठीक है। साइन देखो आपको साइन a + b दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन को हटा देता हूँ और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो यानी कि a + b की वैल्यू a + 2b की वैल्यू 60 के बराबर हुई, ठीक है। अब cos a + b 1/2 और a + b लिखूंगा, ठीक है। और ये 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है आपकी 60 की, ये 60 के बराबर दे रखा है। तो a से a कट गया, 60 से 60, 2b से b गया तो b बराबर 0 आ गया और b बराबर 0 आ गया, इसमें रखोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 60,
तो इस तरह से ये आंसर है। देखो इसका और वाला पार्ट है और इसमें देखो a प्लस 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा इसमें। तो मैं लिखता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर a, ठीक है। और ये दे रखा 3/4। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर a और ये 3/4। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन a बराबर √3 और यहाँ पे √4 का क्या होता है 2। अब √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, ये साइन 60 की वैल्यू होती है तो a को कंपेयर कर दो इससे, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू 60। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, tan 60 की वैल्यू होती है आपके, देख लेना इसमें √3, ठीक है। ये √3 आ जाएगी आपकी, ओके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन बी खत्म हो चुका है। अब हम सेक्शन सी को करते हैं। तो देखो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो √5 इज इरेशनल, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आप क्या करना, सिंपली √5 को a/b के बराबर मानना, ठीक है। और a और b क्या है इसमें, को प्राइम नंबर। अब इन बोथ साइड स्क्वायर कर देना। एक बार a को आप प्रूव कर देना कि डिवाइडेड बाय 5 है, एक बार b को प्रूव कर देना डिवाइडेड बाय 5 है, तो फिर इसके बाद बता देना a और b डिवाइडेड बाय 5 और ये को प्राइम नंबर हमने शुरू में माना है, तो ये क्या करो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, इसलिए इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर देना, काफी बार हो चुका है ये, ठीक है। अब देखो 20, अगर ये मेरे को कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, और इसके अलावा इसमें वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये देखो आपको ये दे रखा है और वेरीफाई करना है, तो ठीक है इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें आपको a दे रखा है 6, b दे रखा है आपको -7, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 6 और ये x का कोफिशिएंट क्या होता है, ये b, ठीक है। और c आपको दे रखा है -3, ठीक है। अब आपको देखो सबसे पहले जीरो से निकाल, देखो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है, लेकिन इसके हम जीरो से निकाल लेते हैं। तो हम देखो इक्वेशन लिखते हैं 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब 6 3 जा 18 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा 6x², ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा इधर माइनस, और यहाँ पे देखो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, 9x + 2x, ठीक है, और -3 यहाँ से। तो देखो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 3x + 1 = 0 कर देना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। एक तो ये अल्फा मान लेना इसको, ठीक है, एक जीरो मान लेना। दूसरा जीरो आपका आएगा 2x - 3 = 0 कर लेना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3/2, ये दूसरा जीरो मान लेना, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास -b/a, ओके। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है -1/3, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। और ये -b/a, तो -b/a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। और a की वैल्यू कितनी 6, ये इसके बराबर आता है, चेक करो। देखो 3 2 जा 6, ये से एलसीएम ले लेना, 3 2 जा -2, ठीक है। और 2 3 जा 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये 9 में से 2 गया 7 और ये 7/6 ये आ रहा है, ठीक है। हम प्रूव कर दिया इसको। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a। अब अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, ठीक है। और ये a की वैल्यू कितनी है 6, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसको भी -1/2 आएगा। तो ये भी प्रूफ होगा, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है पार्ट मंथली। ये देखो आपको एक हॉस्टल का आपको बता रखा है, ठीक है। ये देखो हॉस्टल चार्ज दे रखा है आपको, कॉलेज का फिक्स दे रखा है और रिमेनिंग। देखो एक तो फिक्स चार्ज हो गया आपका, फिक्स चार्ज, और एक हो गया वेरिएबल चार्ज, ठीक है, वेरिएबल चार्ज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज को आप x मान लो, वेरिएबल चार्ज को y मान लो। फिक्स चार्ज तो आपका फिक्स रहता है। देखो a स्टूडेंट के लिए, देखो a स्टूडेंट अगर करते हो आप तो x तो फिक्स रह गया, ठीक है, और प्लस करोगे वेरिएबल स्टूडेंट, देखो 22, देखो एक दिन का वेरिएबल लगता है, जैसे एक दिन का 5 रुपए, 2 दिन के 10 रुपए, 3 दिन के 15 रुपए, तो 22 डेज के लिए y रुपए कॉस्ट लग रही है, तो मैं 22 × y कर दूंगा। और ये टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलके कितना बना गया इसका 1380, तो मैं लिख दूंगा 1380, ठीक है। इस तरह से बी स्टूडेंट के हम निकालेंगे, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट तो उसका भी फिक्स होता है, और यहाँ पे 28 और y, और इसका टोटल कितना है आपका, टोटल इसका लग जाता है 1680, ठीक है, 1680। अब इनको सोल्व कर लेंगे, x कट जाएगा, 22 ये माइनस का कितना बचेगा 6y, और ये माइनस का कितना बचेगा 300,
माइनस से माइनस 6 से 5, ठीक है 50 आ जाएगा y की वैल्यू। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 है ना y की वैल्यू, ये 50 को यहाँ पुट कर देना आप, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 22 पंजे 110 1100 और यहाँ पे 1380, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1380 और यहाँ से माइनस के 1100 कर लेना, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई 0, 8 में ये 8 और ये 3 में से 1 गेट 2, तो 280 रुपीज इसकी आई, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉस्ट तो ये है और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी कितनी है 50, ओके। अब देखो इसका और वाला पार्ट भी है, देखो रेशो दे रखा है इनकम का 2% का 9:7, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होती है उसकी सेविंग्स, ठीक है। कितने रुपए मिले, उसने कितना खर्च कर दिया, उसके बाद उसकी सेविंग बचती है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको इनकम दे रखी है दोनों पर्सन की 9:7 में, तो मैं इसको 9x मान लूं और इसको 7x मान लूं, ठीक है। इस एक ये पर्सन हो गया, एक ये पर्सन हो गया, ठीक है। और ये तो इनकम का हो गया और एक्सपेंडिचर का कितना उसका, ये मैं 4y मान लेता हूँ और ये 3y मान लेता हूँ, ये इसका एक्सपेंडिचर का हो गया। तो मेरे को ये बात बताओ, और दोनों के जो सेविंग्स होते हैं ना वो 2000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो देखो देखो पहली तो ये बन जाएगी 9x माइनस का 4y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, पहले पर्सन की आ गई, दूसरे पर्सन की आएगी 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो 9x माइनस का 4y इक्वल्स टू 7x माइनस 3y, ये मैंने कंपैरिजन कर दिया, तो 9 में 7 गया तो 2x, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4, ये बचेगा y, y बराबर 2x आ गया आपका, ठीक है, y बराबर 2x आ गया, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ठीक है, इनकम वाले में इधर पुट कर देंगे y की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका x निकल के आ जाएगा, ठीक है, या ठीक है। तो y की वैल्यू 9, तो मैं लिखूंगा 9x माइनस और यहाँ पे 2x रखूंगा, तो 4 2 8, 8x इक्वल्स टू 2000, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2000, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें क्या पूछा इसमें, फाइंड मंथली इनकम, तो मंथली इनकम इन दोनों की ये वाली है, तो 9 और x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 9 2 18, तो पहले की तो 18,000 और इसकी कितने हो जाएगी 2 14,000, ये इसका आंसर आ जाएंगे साधु, ठीक है, ये दोनों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 और ये sec ए tan ए। ध्यान रखना यहाँ पे जब sec लिख रखा और tan दे रखा है ना, अगर इसमें अगर कोस कॉमन लेता हूँ तो साइन अपॉन कोस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan और यहाँ पे 1 अपॉन कोस बन जाएगा और वो बन जाएगा sec। तो मैं यहाँ से कोस कॉमन और नीचे से भी कोस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो, या फिर कोस से डिवाइड लिख दो या कोस से कॉमन ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका tan ए, यहाँ पे माइनस का कोस अपॉन कोस ये 1 हो जाएगा और प्लस का 1 अपॉन कोस, अगर मैं इसको करूँ 1 अपॉन कोस ये क्या हो जाएगा आपके पास sec ए, ठीक है, इस तरह से। और नीचे क्या बन जाएगा आपका, नीचे भी देखो, नीचे ये tan ए, ठीक है, और ये प्लस का क्या बन जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा sec ए, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये मैं अरेंज कर देता हूँ, tan ए लिखूंगा यहाँ पे और प्लस sec ए लिखूंगा और माइनस में 1 यहाँ लिख दिया और नीचे का मैं ऐसे रख दूंगा tan ए, ठीक है, और प्लस 1 एज इट इज रख दूंगा नीचे वाला तो sec ए, ठीक है। अब देखो आप जानते हो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ठीक है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे रख सकता हूँ इसको, तो मैं लिखूंगा tan ए प्लस sec ए, ठीक है, और ब्रैकेट कर लूंगा ऐसे और माइनस 1 की जगह ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी के टर्म में रख दूंगा, तो sec ए माइनस tan ए ऐसे लिखा मैंने एक बार, तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और एक बार मैंने लिखा sec ए प्लस tan ए, ठीक है, ये लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया और नीचे वो है ही चीज अपनी ये वाली, ठीक है, इसको मैं t ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, ये t हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा आपका, देखो इसमें से अगर tan ए sec ए और इसमें भी tan ए sec ए आ रहा है प्लस का, ये कॉमन ले लो, तो tan ए sec ए मैंने कॉमन ले लिया, tan ए और प्लस sec ए ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा 1, इसकी ये तो पूरा कॉमन लेने दी, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा और माइनस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे sec ये तो हमने बाहर ले लिया, ये तो हट ही जाएगा और इनटू में, ठीक है, और यहाँ पे sec ए माइनस tan है, अभी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का sec ए हो जाएगा ये, और ये प्लस का tan है, प्लस का tan है, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है, नीचे जो t है ना वो भी यही चीज है, देखो ये वाली जो t है ये भी t थी, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारी ये, और ये प्रूफ हो गया।
अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 30 वाला क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी बता देंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक। देखो 52 कार्ड्स है, ठीक है, और 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बतानी इधर अ रेड कार्ड और अ किंग। देखो रेड कार्ड 26 होते हैं टोटल, ठीक है, और आपका जो किंग होता है ना वो 4 होता है, ठीक है। 4 किंग होते हैं, 2 रेड के होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। अभी जो रेड के होते हैं ना, रेड के 2 इसमें भी मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब बचे कितने, 2, तो 26 और 2 कितने हो गए, 28, ठीक है। तो 28 और टोटल देखो ये तो आपके कार्ड हो गए जो शफल के, ठीक है, और नीचे टोटल कितने नंबर कार्ड होते हैं, 52। तो ये आंसर है। अब इसको चाहे कैंसिल कर दो आप, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर अगेन कर दो 2 7 जा और 2 1 जा 2 3 जा 6, ठीक है, ये आंसर है। अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट है, नीदर रेड कार्ड और नोर अ क्वीन, ठीक है। अब रेड कार्ड कितना होता है, 26, और क्वीन देखो क्वीन इसमें 2 तो इसमें हो गई क्वीन और 2 बची हमारे पास, तो टोटल कितना हो गया, 28 हो गए, ठीक है। ये नहीं लेने आपको, नीदर लिख रखा है ना, तो हम टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें से 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 8 गए तो कितने बचे, 4, ठीक है, और ये 4 में से 2, ठीक है। तो 24 अपॉन यहाँ पे लिख देंगे हम, टोटल कितने का है, 52, ठीक है। इस तरह से ये क्या आ जाएगा आपको पास, 24 अपॉन 52, ठीक है। अब इसको 4 से काटो, 4 6 जा, ठीक है, 24 और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 6 अपॉन 13 इसका आंसर है। तो दोस्तों हमने सेक्शन सी तक हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई का भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अभी वीडियो की लेंथ काफी लंबी ना हो इसके लिए हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सैंपल पेपर काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।